हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अपन ने अभी जनरल एनाटॉमी के अंदर नर्वस सिस्टम को शुरू किया था और नर्वस सिस्टम के अंदर ये सेकंड लेक्चर है। तो पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने जो भी पढ़ लिया था वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो तुम वो देख लो, ये वाला वीडियो इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो पहले अपन वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पूरा का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वाला जो नर्वस सिस्टम है वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर। चलो, तो पहले मैंने जो भी पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा दिया था उसको मैं समराइज कर देता हूं एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो, तो अपन ने देखा था कि जो अपना नर्वस सिस्टम है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और ये करता है अपना डिसीजन मेकिंग वगैरह, अपनी मेमोरीज को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। वहीं पे जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अपना बॉडी को इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितनी भी सेंसरी नर्व्स होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी अपनी ब्रेन तक जाती है वाया दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर ब्रेन डिसाइड करके वापस से उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सिग्नल देता है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अपनी मेनिंजेस कवर करती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को तीन लेयर्स, दूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों की तीनों लेयर्स जो है उसको कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। इतना अपन ने इस वाले में देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं दो होते हैं, एक न्यूरॉन्स होते हैं जो मेनली कंडक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, और उन न्यूरॉन्स को जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं अपने न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर मेन चीज क्या थी कि अपना जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और अपना एक्सॉन होता है। एक्सॉन बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं उनके चारों तरफ अपनी माइलिन शीथ होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इस माइलिन शीथ की वजह से ये मतलब एक्सॉन्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, और इस न्यूक्लियस की वजह से ये जो सेल बॉडीज होती है वो ग्रे कलर की दिखती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि जैसे अपना सेल बॉडी अपनी ग्रे कलर की होती है, तो अगर मान लो कोई जगह ब्रेन के अंदर जहां पे बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठा हो जाए, ठीक है, लाखों के अंदर सेल बॉडीज इकट्ठा हो गई मान लो, तो सारी की सारी क्या होगी, ग्रे कलर की दिखेगी ना एक साथ, तो वो होता है ग्रे मैटर। मतलब वो एरिया ऑफ द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जहां पे बहुत सारी सेल बॉडीज एक साथ इकट्ठी हो गई है उसको बोलते हैं अपन ग्रे मैटर। ठीक है, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इकट्ठी हो रही है सेल बॉडीज तो उसको तो ग्रे मैटर बोलते हैं। बट अगर मान लो कुछ सेल बॉडीज अपनी इकट्ठा हो गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, मतलब बॉडी के अंदर कहीं और, उसको बोलते हैं अपन गैंग्लियन। ठीक है, तो गैंग्लियन और अपने ग्रे मैटर में क्या फर्क है? ग्रे मैटर सेल बॉडीज के ग्रुप को बोलते हैं बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वहीं पे इसी सेल बॉडीज के ग्रुप को बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, और ये जितने भी सेल बॉडीज है उन सबसे अपने एक्सॉन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, तो इन सबसे जो एक्सॉन्स निकलते हैं लंबे लंबे से, वो सारे एक्सॉन्स जो होते हैं जिस जगह के अंदर जो जगह घेर लेते हैं ना ये एक्सॉन्स का ग्रुप, उसको बोलते हैं अपन व्हाइट मैटर। ठीक है, तो अपने ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जहां पे भी एक्सॉन्स है ना इकट्ठे हो रखे हैं बहुत सारे, उसको बोलते हैं अपन व्हाइट मैटर। ठीक है, और अगर यही एक्सॉन्स के ग्रुप अपने अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दिखते हैं तो उसको बोल देते हैं अपन नर्व। ठीक है, मतलब मान लो कहीं से अपने बहुत सारे सेल बॉडीज से अपने मान लो एक्सॉन्स निकल रहे हैं और वो अपने मान लो आर्म वगैरह के अंदर जा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते क्या? नर्व। ठीक है, मतलब कि एक्सॉन्स के ग्रुप को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन बोलते हैं व्हाइट मैटर और बाहर बोलते हैं उसको नर्व। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था अपना। तो ये जो अपना ब्रेन होता है उसके साइड साइड में जो अपना ग्रे मैटर होता है ना वो भी दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर मान लो सेल बॉडीज एक साथ कंसंट्रेट हो गई है पेरिफेरी के अंदर, ठीक है, जैसे अपना क्रॉस सेक्शन है तो इसके अंदर पेरिफेरी के अंदर इकट्ठा हो गई है सेल बॉडीज बहुत सारी एक साथ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रीजन है तो इसके अंदर मान लो लाखों सेल बॉडीज एक जगह पे कंसंट्रेट हो गई है, तो ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये जो पेरिफेरी है यहाँ सब पे बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठा हो रखी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता है वो एरिया ऑफ द सीएनएस जहां पे बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठा हो रखी है और वो अपना मतलब पेरिफेरी के अंदर है। ठीक है, मतलब सरफेस के अंदर है। और अगर मान लो यही सेल बॉडीज अपनी यहां इकट्ठा ना होकर कहीं बीच में इकट्ठा हो जाए यहां पे, तो उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। तो ग्रे मैटर के टुकड़े जो कि अपने व्हाइट मैटर के बीच में दबे हुए हैं उनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो ये चारों तरफ इसके व्हाइट मैटर है और यहां पे अपनी कुछ सेल बॉडीज इकट्ठा हो गई है, इसको बोलते अपन क्या? न्यूक्लियस। तो ग्रे मैटर दो टाइप का है, कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस। और तो ये अपना कॉर्टेक्स था। ठीक है, इस कॉर्टेक्स से अपने बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, मतलब ये ग्रे मैटर जो है इससे अपना बहुत सारा नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एक्सॉन्स। अब ये एक्सॉन्स के ना तीन पाथ हो सकते हैं, या तो ये एक्सॉन्स नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने ये लेफ्ट राइट जा सकते हैं या फिर अपना आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये तीन पाथ है, उस बेसिस पे इन व्हाइट फाइबर्स के नाम होते हैं। ठीक है, वो फाइबर्स जो अपने ब्रेन से नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड से वापस ऊपर जाते हैं
उन फाइबर्स को अपन बोलते हैं ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट्स अपने दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। वो एक्सॉन्स जो कि अपने नीचे से ऊपर जा रहे हैं उनको बोलते हैं अपन असेंडिंग ट्रैक्ट्स, और जो नीचे जा रहे हैं उनको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। वैसे ही अपने वो एक्सॉन्स जो अपने ब्रेन को आगे से पीछे की तरफ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, उनको बोलते हैं अपन एसोसिएशन फाइबर्स, ठीक है। और जो अपने राइट एंड लेफ्ट पार्ट को जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को, तो उसको बोलते हैं अपन कमिसुरल फाइबर्स, ठीक है। कमिसुरल फाइबर्स का एक एग्जांपल है कॉर्पस कोलोसम, जो अपना राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो, तो ये अपनी केबल्स होती है एक तरह से, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। तो अपन ने ये यहां तक देख लिया, मेन था ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, नर्व्स और गैंग्लियन, इसके बारे में अपन को समझ में आ गया। फिर अपन ने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर अपनी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स के मैंने तुम्हें नाम बता दिए थे सारे के सारे, ठीक है, पिछले वाले वीडियो के अंदर ज्यादा डिटेल में तुम देख सकते हो। फिर स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स में मैंने तुम्हें बोला था कि स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो अपनी स्पाइन से निकलती है, 31 पेयर्स होते हैं, उनके नाम वगैरह मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। यहां पे बस तुम ये देखो कि जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहां पे बीच में ग्रे मैटर होता है और साइड में होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर जो है ये अपना 3 हॉर्न्स बनाता है। देखो, एक ये हॉर्न हो गया पोस्टीरियर हॉर्न, ये हो गया एंटीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है ना, वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। लेट्स से कि अपने मान लो स्किन वगैरह है, यहां से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो ये पीछे से एंटर करती है यहाँ पे, ठीक है। और जितनी भी मोटर सप्लाई होती है ना, वो आगे से जाती है, ठीक है। तो मतलब ये जो एरिया है पीछे वाला पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न जो है ये अपनी मोटर सप्लाई देता है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो डॉर्सल रूट है, ये डॉर्सल रूट ओनली सेंसरी होती है, और ये जो वेंट्रल रूट है ये ओनली एंड ओनली मोटर है, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाती है यहाँ पे, तो ये जो नर्व बन गई इसको बोलते हैं अपन स्पाइनल नर्व। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे अपनी क्या मिक्स हो रही है ना, अपनी सेंसरी नर्व्स और ये मतलब मोटर नर्व्स मिक्स हो रही है, तो इसलिए अपनी स्पाइनल नर्व को अपन बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, ठीक है। और ये स्पाइनल नर्व जितनी भी डिवाइड हो रही है आगे जाके, वो सारी की सारी मिक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये डॉर्सल रूट आई, ये वेंट्रल रूट आई, ये दोनों मिक्स हुई और ये बन गई स्पाइनल नर्व। फिर ये स्पाइनल नर्व आगे बहुत बार डिवाइड होती है। तो जैसे मान लो मेन तो ये डॉर्सल रेमाई और वेंट्रल रेमाई में डिवाइड होती है। वेंट्रल रेमाई थोड़ा बड़ा होता है, डॉर्सल रेमाई छोटा होता है, और वेंट्रल रेमाई जो होता है वो अपना सप्लाई करता है किसके, अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, और आगे के एंटीरियर पार्ट को द बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। इसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों है। और डॉर्सल रेमाई जो होता है वो अपनी बैक की मसल्स को और बैक की स्किन को सप्लाई करता है, ठीक है। चलो, फिर इसके अंदर 2 चीजें रह गई, एक तो अपना डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, और एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या होता है। सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है वो अपन अभी पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के अंदर काम आता है ये। चलो अपन ये देख लेते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है। देखो, डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है ना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई नहीं, ये देखो रिवाइज नहीं कराई। देखो, ये जो अपना सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये सूडो यूनिपोलर है, मतलब यूनिपोलर होते हैं ऐसे, ये न्यूरॉन्स को अपन बोलते हैं यूनिपोलर, ठीक है। बट जो न्यूरॉन्स, जैसे ये न्यूरॉन है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बट ये यूनिपोलर ना होके क्या होता है, इस तरीके से ऐसे चले जाता है। ये वाला पार्ट इसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये वाला बहुत छोटा होता है, तो अपन को लगता है कि यूनिपोलर है, बट होता नहीं है। इसका छोटा सा टुकड़ा इस तरीके पे जा रहा होता है, तो ये बाइपोलर है बट लगता है यूनिपोलर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक तरह का सेंसरी रिसेप्टर्स का। तो एक तरह से जितने भी सेंसरी रिसेप्टर है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो सूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ये मान लो एक सेंसरी रिसेप्टर है जो कि यहाँ की स्किन से आ रहा है इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है, बट इसकी सेल बॉडी कहां पे है, तो इसकी सेल बॉडी जो होती है ना, वो बीच में यहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो सब के सब उस लेवल के स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, और वो यहां पे क्या करते हैं, अपने सेल बॉडी को यहां पे इकट्ठा कर देते हैं। तो लाखों सेल बॉडीज यहां पे इकट्ठा हो जाती है, और इसी को बोलते हैं अपन डॉर्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब यही होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसलिए क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी को मतलब बोलते हैं गैंग्लिया, और ये एक डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, ठीक है। डॉर्सल रूट के अंदर प्रेजेंट है तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो आई होप को तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जितनी भी मोटर सप्लाई होती है वो अपनी आगे से निकलती है इस तरीके से, और ये जाके वापस आगे सप्लाई दे देती है। अब इस वाले वीडियो के अंदर अपन को मेन देखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर जितना भी देखना था वो देख लिया। अब इस वाले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और उसके नर्व फाइबर्स वगैरह को डिटेल में देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं अपन। तो देखो, अपना जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो क्या 2 टाइप का अपन ने डिवाइड कर रखा है। एक होता है जो सेंसरी सिस्टम होता है, या फिर सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और एक होता है मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, मतलब जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं अपने पेरिफेरी से, मतलब अपनी बॉडी से, चाहे वो अपने डीप ऑर्गन्स वगैरह से, कहीं से भी जो न्यूरॉन सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइन तक, उनको बोलते हैं अपन सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है।
और जो न्यूरॉन्स फिर अपनी बॉडी के अंदर से जो मोटर सप्लाई लेके जा रहे हैं उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो दो तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी वाले को अपन बोलते हैं अफरेंट नर्व फाइबर्स। अफरेंट मींस आने वाला, इफरेंट मींस जाने वाला। ठीक है, तो अफरेंट नर्व फाइबर्स सेंसरी फाइबर्स को बोलते हैं जो कि आते हैं अपनी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और इफरेंट होते हैं जो यहाँ से छोड़ते हैं और वापस जाते हैं। ठीक है, मसल्स वगैरह के पास। ठीक है, अपना डिसीजन लेके कि अपन को मसल को कैसे मूव करना है। ठीक है, तो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कैरीज सेंसेशन फ्रॉम बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज सेंसेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी। ठीक है, सीएनएस से बॉडी। अब अपन एक एक करके देखते हैं, पहले सेंसरी को देख लेते हैं, इजी है ये। देखो, तो सेंसरी नर्वस सिस्टम जो होता है ना, देखो अपने बॉडी के अंदर सेंसेशंस दो टाइप की होती है। ठीक है, अभी फिलहाल अपन स्पेशल सेंसेशंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट इसका मतलब समझा देता हूं। देखो, अपनी बॉडी के अंदर सेंसेशंस दो टाइप की होती है, एक होती है स्पेशल सेंसेस और एक होती है जनरल सेंसेस। अब जनरल सेंसेस वो होती है जो अपनी बॉडी के अंदर अपन कहीं पे भी फील कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे वो सेंसेशन फील हो सकती है। फॉर एग्जांपल टच। ठीक है, टच पेन वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपन को टच करता हूँ, यहाँ टच करता हूँ, यहाँ टच करता हूँ, यहाँ टच करता हूँ, अपनी बॉडी के अंदर मैं कहीं पे भी टच करूंगा मुझे वो चीज फील होगी। ठीक है, तो वो एक क्या है? जनरल सेंसेशन है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे चूटी काटी तो पेन हुआ मेरे को, यहाँ मैंने कोई टेम्परेचर मतलब गर्म चीज लगा दी तो मतलब मेरे को गर्मी फील हुई। ठीक है, तो सब की सब क्या है? जनरल सेंसेशन है। बट स्पेशल सेंसेशन क्या होती है? स्पेशल सेंसेशंस वो सेंसेशंस होती है जो अपन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही फील कर सकते हैं, पूरी बॉडी में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टेस्ट हो गया, हियरिंग अपनी हो गई, या फिर अपनी विजन हो गया, ये सब के सब अपनी स्पेशल सेंसेस है। अब फॉर एग्जांपल अपनी टंग को ले लो, तो टंग है ना, उसके अंदर अपन ने खाना रखा तो अपन को फील होगा, बट अपन ने हाथ के ऊपर खाना रखा तो थोड़ा ना फील होगा अपन को टेस्ट। तो इसलिए टेस्ट जो टंग है वो अपनी स्पेशल सेंस को फील कर सकती है। दूसरी बात कि जो टंग है, अगर मैं उसके ऊपर गर्म खाना रखता हूं तो गर्म खाना अगर हाथ पे रखूंगा तो भी मुझे गर्मी फील होगी, टंग पे रखूंगा तो भी मेरी जीभ जल जाएगी। तो देखो, टंग जो है अपनी वो जनरल सेंसेशंस भी कैरी कर रही है और स्पेशल सेंसेशंस भी कैरी कर रही है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग अपनी जगह पे जाते हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि स्पेशल सेंसेशंस वो होती है विच आर जनरेटेड ओनली फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल विजन, टेस्ट, हियरिंग। जनरल सेंसेशंस वो सेंसेशंस होती है दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह। मेन इस वीडियो के अंदर अपन जनरल सेंसेशंस के ऊपर ही बात करेंगे, तो मतलब सेंसरी पीएनएस को अपन मान लेते हैं भाई जनरल सेंसेशंस। अब जनरल सेंसेशंस अपनी दो जगह से आ सकती है, एक अपनी पेरिफेरल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्किन, मसल्स, जॉइंट्स, इन सब से जो भी जनरल सेंसेशंस आ रही है ना अपनी, मतलब सेंसेशंस, उनको बोलते हैं अपन जनरल सोमेटिक अफेरेंट्स। ठीक है, अफेरेंट्स मींस आने वाले, तो सोमेटिक मतलब होता है जो अपने कंट्रोल में है, वॉलेंट्री कंट्रोल में। ठीक है, और विसरल मतलब ऑर्गन्स वगैरह जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि अपने मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, इन सब से आ रहे हैं और अपने फील मतलब अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन जनरल सोमेटिक अफेरेंट्स। ठीक है, और जो अपने विसरा मतलब ऑर्गन्स से, या फिर मान लो अपनी वो मसल्स जो कि अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स हो गई, कार्डियक मसल हो गई, ग्लैंड्स हो गई अपनी मतलब बॉडी की, अपने अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं, वो सब रिसेप्टर्स हो गए। तो वो सारे रिसेप्टर्स से जो भी अपने मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है वो उसको बोलते हैं अपन जनरल विसरल अफेरेंस। ठीक है, तो सेंसेशंस, जनरल सेंसेशंस दो टाइप की फाइबर्स को कैरी करती है, एक जनरल विसरल, एक जनरल सोमेटिक। सोमेटिक वाली वो जगहों से जहां से अपन जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल। विसरल वाला जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जनरल सोमेटिक अफेरेंट्स कैरी सेंसेशंस फ्रॉम आउटर स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन, जॉइंट्स एंड मसल्स, एंड जनरल विसरल अफेरेंट्स कैरी सेंसेशंस फ्रॉम डीप स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स टू द सीएनएस। अब देखो, ये तो हो गया। अब आता है अपना एक दो कॉन्सेप्ट्स है, डर्मेटोम एंड मायोटोम। डर्मेटोम क्या होता है? देखो, वो एरिया ऑफ स्किन जो एक पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट सप्लाई करता है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा जो T1 सेगमेंट है ना स्पाइन का, वो मेरी इस पर्टिकुलर स्किन को सप्लाई करता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये स्किन जो है ना, ये T1 डर्मेटोम है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर स्किन मेरी इसको T1 स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही है, तो मैं स्किन को बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर स्किन को बोल सकता हूं कि ये T1 डर्मेटोम है। ठीक है, और वैसे ही मान लो मेरी कोई मोटर नर्व है T1 से जो आ रही है और वो इस पर्टिकुलर मसल को सप्लाई कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये वाली जो मसल है ना, ये T1 मायोटोम है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिस जिस मसल को सप्लाई करता है वो सब उस सेगमेंट की मायोटोम है। ठीक है, और एक सेगमेंट जिस जिस भी पूरी स्किन को सप्लाई कर रहा है वो सेगमेंट की डर्मेटोम है। समझ गए? तो डर्मेटोम क्या होता है? एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय द सिंगल स्पाइनल कॉर्ड लेवल और बाय सिंगल स्पाइनल नर्व। और मायोटोम क्या होता है?
पोर्शन ऑफ द स्केलेटल मसल सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल कॉर्ड लेवल और बाय सिंगल स्पाइनल नर्व। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जहां जहां पे मसल्स को सप्लाई कर रही है वो सारी उसकी मायोटोम है, और स्पाइनल कॉर्ड जिस मतलब उस लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिस स्किन को सप्लाई कर रहा है वो उसका डर्मेटोम है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई अपनी सेंसरी वाली। वैसे ही अपनी मोटर होती है, तो जो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना वो क्या है, देखो वो दो टाइप का है। एक होता है अपना जनरल सोमेटिक इफरेंट और एक होता है अपना जनरल विसरल इफरेंट। अब देखो जनरल सोमेटिक तो अपन ने उधर भी देखा था, जनरल सोमेटिक अफरेंट था, मतलब आने वाले, अभी तक क्या जाने वाले। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट मतलब होता है कि अपने मान लो यहाँ पे अपन को पेन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, वो सेंसेशन गई ब्रेन के पास गई, ब्रेन ने बोला कि भाई हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, ठीक है, तो अपन ने हाथ हटाया, तो अपन ने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तभी तो हाथ हटा। तो ये जो बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन है ये मेरे कंट्रोल में है, वॉलंटरी कंट्रोल में है, इसलिए ये जो सेंसेशंस होती है इनको बोलते हैं अपन सोमेटिक, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट्स वो वाले मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उन सेंसेशन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैरी वॉलंटरी मोटर सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जनरल सोमेटिक इफरेंट तो समझ में आ गया। दूसरा होता है जनरल विसरल इफरेंट, मतलब कि वो वाले नर्व फाइबर्स जो अपने हार्ट के पास जा रहे हैं, स्टमक के पास जा रहे हैं, लिवर के पास जा रहे हैं, किडनी के पास जा रहे हैं, अपने सारे ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो होते हैं ना वो होते हैं अपने जनरल विसरल इफरेंट। ठीक है, अपनी जो मेन ब्लड वेसल्स है, अपना ऑर्टा हो गया, ठीक है, वेना कावा हो गया, इन सब के पास जो भी अपनी नर्व्स जाती है उनको बोलते हैं अपन जनरल विसरल इफरेंट। ठीक है, अब जनरल विसरल इफरेंट को ही अपन बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना मोटर सप्लाई है। ठीक है, मोटर सप्लाई टू दो स्ट्रक्चर्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, मतलब ये उन जगहों को, इट कैरीज इनवॉलंटरी मोटर सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। मतलब ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, इन सबको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यहां पे जो मोटर सप्लाई होती है वो देता है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको अपन जनरल विसरल इफरेंट भी बोलते हैं। अभी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना ये अपना तीन टाइप का होता है मेनली। ठीक है, एक होता है अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है अपना इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये पर्टिकुलरली अपनी जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अपनी जो अपना जो जीआईटी है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जहां पे खाना वगैरह पचता है, मैंने खाना खाया, अब जैसे खाना पेट में गया ना तो वहां पे अपनी पैरास्टाइलेटिक मूवमेंट्स शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, और वहां पे अपने एंजाइम्स वगैरह रिलीज होंगे। अभी एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं ना, इनका हर बार जो है ना सिग्नल अपना ब्रेन से कंट्रोल ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये अपना खुद से ही काम कर लेते हैं, और इसके लिए ना अपनी जो जीआईटी की जो वॉल होती है ना उसके अंदर अलग से अपना एक पूरा का पूरा प्लेक्सिस पड़ा होता है। ठीक है, तुम फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, जीआईटी के अंदर तुम्हारा इंटेरिक जो सिस्टम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है, फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो। तो जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको अपन मीजनर्स एंड मैंटेरिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है, तुम पढ़ोगे ये फिजियो में। तो जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है इट इज प्रेजेंट विद इन द जीआईटी वॉल एंड कंट्रोल्स द जीआईटी सेक्रीशंस। ये तुम अलग से फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, फिलहाल अपन ये नहीं देख रहे हैं। तो अब दूसरे देखते हैं अपन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है ना उन सबको सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो खुद से ही कंट्रोल होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो कंट्रोल होते हैं अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ठीक है, तो जब भी तुम कोई ऑर्गन पढ़ोगे ना तो उसके अंदर तुम ये देखोगे कि इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या है, इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई क्या है, तो समझ जाना कि ऑर्गन्स की जो सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। चलो, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपना एक्टिवेट होता है मेनली जब स्ट्रेस की कंडीशंस होती है। अगर मान लो मैं कोई भी स्ट्रेस के अंदर हूं तो मेनली सिंपैथेटिक सप्लाई अपनी बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाती है। मगर अगर मैं मान लो नॉर्मल आराम से बैठा हूं, ठीक है, अपने घर के अंदर मस्त खाना खा रहा हूं, आराम से बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी देख रहा हूं, तो स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं हूं, तो उन केसेस के अंदर क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ जाता है और सिंपैथेटिक कम हो जाता है। समझ गए? देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी आर इन नॉन स्ट्रेस कंडीशंस। ठीक है, जब अपन घर पे आराम से बैठे बैठे हैं तब। अब एक चीज समझो तुम कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हो, तुम खाना खा के आए हो और मस्त आराम से पैदल पैदल टहल रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारा फिलहाल क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, बट और तुम्हारे पेट के अंदर तुम्हारा खाना पच रहा है, तुम आराम से चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा हार्ट रेट भी स्लो है। अचानक से मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो अब जो कुत्ता पड़ा ना तुम्हारे पीछे, तो अचानक से तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में आ गई, तो अब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई गिर जाएगी और सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी अचानक से। तो इस चीज में क्या हुआ कि अब तुम्हारी हार्ट रेट अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी जो आईज की प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएंगे ताकि तुम ज्यादा देख पाओ, ज्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन हो, कहाँ भागना है मुझे, कहाँ छुपना है, ये सब तुम देख पाओ। ठीक है, तुम्हारे जो बाल वगैरह वो खड़े हो जाते हैं, अपने स्वेट मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है,
अपने जो अपन जो खाना पचा रहे थे अपना स्टमक के अंदर, वो सब वहां से जो ब्लड वेसल्स होती है वो पिचक जाती है, ताकि वहां पे ब्लड ना जाके, और मसल्स वाली जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है इस तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है मसल्स के पास जाए, ताकि तुम भागो तो तुम आसानी से भाग पाओ, है ना, ज्यादा भाग, मतलब वहां पे आराम से अपनी ब्लड सप्लाई पहुंचे और ऑक्सीजन वगैरह पहुंचे। तो इसलिए ये सिंपैथेटिक जो होता है वो मेनली स्ट्रेस के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इंक्रीज रहता है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं कि इसको जो नॉर्मल है ना अपना सोमैटिक सप्लाई, ठीक है, सोमैटिक मीन्स होता है अपने वो पार्ट्स जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, उनका पाथ क्या रहता है नर्व्स का, वो देख लेते हैं पहले। ये अपन ने पहले देख ही लिया वैसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, वही सेम है। देखो लेट्स से कि अपनी ये स्किन मसल जॉइंट्स वगैरह है, यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रैवल करती करती आती है, ऐसे जाती है, और वो यहाँ पे अपना सेल बॉडी दे देती है, और ये इस तरीके से जाके इन्फॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, अब यहाँ से एंटीरियर हॉर्न से क्या होता है, यहाँ से फिर अपना मोटर नर्व शुरू होता है। ठीक है, और इस तरीके से जाके यहाँ पे जाके ये मसल को सप्लाई कर देगा। ठीक है, जनरल सोमैटिक इफरेंट, ये है अपना जनरल सोमैटिक अफरेंट, और ये अपना जनरल सोमैटिक इफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपना काम करता है, मसल को सप्लाई कर देगा और नॉर्मली अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो जनरल सोमैटिक अफरेंट देख लिया अपन ने, और जनरल सोमैटिक इफरेंट भी देख लिया। अब बच गए कौन से अपने, जनरल विसरल अफरेंट और जनरल विसरल इफरेंट। ये अपने क्या है, विसरल वाले कंपोनेंट है, और इन विसरल वालों को सप्लाई करने के लिए अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो इसको अपन को देखना है। अब इसके अंदर एक चीज अगर तुम नोटिस करो तो इसके अंदर अपने ना एक ही नर्व है। देखो यहां से जो न्यूरॉन शुरू हुआ, ठीक है, वो यहां से जाके यहां तक जा रहा है, और पूरा एक ही न्यूरॉन है। ठीक है, एक ही न्यूरॉन पूरा का पूरा सप्लाई कर रहा है, और इवन मोटर वाला भी एक ही है, यहां से शुरू होता है ये और सीधा अपनी मसल को जाके सप्लाई कर रहा है। सिंगल न्यूरॉन जो है वो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर दो न्यूरॉन्स होते हैं जो कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज मेनली फाउंड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड इट टेक्स 2 मोटर न्यूरॉन्स टू रीच ऑर्गन। ठीक है, तो जिस तरीके से अपने सोमैटिक जो सिस्टम था उसके अंदर एक ही मोटर न्यूरॉन चाहिए होता था अपना पूरे के पूरे मसल तक पहुंचाने के लिए इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरॉन जो होता है वो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और वो अपना एक गैंग्लियन तक जाता है, और फिर इस गैंग्लियन से दूसरा नर्व फाइबर निकलता है अपना, और वो अपना जाके ऑर्गन तक जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो गैंग्लियन तक जो नर्व फाइबर जा रहा है उसको अपन बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, क्योंकि वो गैंग्लियन से पहले है तो वो प्री गैंग्लियोनिक होता है, और ये प्री गैंग्लियोनिक जो होते हैं ना वो माइलिनेटेड होते हैं, ये माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं ना वो डीमाइलिनेटेड होते हैं, और इनको अपन बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। क्यों, क्योंकि गैंग्लियन के आगे है। ठीक है, ये रीजन है कि यहाँ पे 2 मोटर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख रखा है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये निकल रहा है अपना प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और वो अपना यहाँ पे गैंग्लियन में जाके रिले कर देता है, और फिर गैंग्लियन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की सेल बॉडीज होती है, इसलिए इसको गैंग्लियन बोलते हैं। फिर यहाँ से अपना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है जो कि ऑर्गन तक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कि 2 मोटर फाइबर्स चाहिए होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपना मेनली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से बनता है। ठीक है, तो अब देखो अपनी बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ना वो किस तरीके से अपनी मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये देखना पहले अपन को। ठीक है, तो ये अपना ब्रेन है और ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर T1 से लेके L2 के लेवल पे, L2 के लेवल तक, ठीक है, ये जो जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है ना बीच में T1 से लेके L2, ठीक है, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा हॉर्न प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ग्रे मैटर के अंदर उसके। ठीक है, अपन को पता है ना कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर उसके ग्रे मैटर के अंदर अपने 3 हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 ही हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर हॉर्न और एक पोस्टीरियर हॉर्न, और जो सोमैटिक वाली सप्लाई थी ना उसके अंदर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ आके इस तरीके से इस पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर जा रही थी। ठीक है, और जो मोटर वाली थी वो एंटीरियर हॉर्न से निकल रही थी। बट सिंपैथेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है कि जो T1 से लेके L2 वाले जो स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर होती है ना उनके अंदर इस एडिशनल ये लेटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकियों के अंदर ऐसे होता है, ये हॉर्न प्रेजेंट ही नहीं होता है, बट लेटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है अपना T1 से लेके L2 के बीच में, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर। और ये जो लेटरल हॉर्न है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए। तो अगर कोई भी पूछता है कि सिंपैथेटिक सप्लाई कहां से ओरिजिनेट होती है पूरी की पूरी बॉडी की, तो पूरी की पूरी बॉडी की सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो ओरिजिनेट होती है अपनी T1 से लेके L2 के लेटरल हॉर्न से, लेटरल ग्रे हॉर्न से। ठीक है, यहां से अपनी ये ओरिजिनेट होती है। अब देखो मोटर सप्लाई है तो मोटर सप्लाई यहीं से ओरिजिनेट होती है, फिर इस तरीके से जाती है वेंट्रल रूट के अंदर। ठीक है, और फिर इस तरीके से जाती है और फिर यहाँ पे अपना गैंग्लियन होता है। ठीक है, यही गैंग्लियन है। इस गैंग्लियन के अंदर ये एंटर कर जाती है इस तरीके से।
ठीक है, और यहाँ पे रिले कर देता है ये, ठीक है। फिर यहाँ से एक और अपना नया न्यूरॉन शुरू होता है और वो जाके अपनी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है इस तरीके से। तो मैंने बोला था ना कि ये जो अपना जो गैंग्लियन है ना, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये काम आता है सिंपैथेटिक सप्लाई के अंदर। तो ये जो बल्ब लाइक है इसको बोलते हैं अपन सिंपैथेटिक गैंग्लियन। क्यों गैंग्लियन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है। किसकी? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की। प्री गैंग्लियोनिक का तो सेल बॉडी अपने यहाँ प्रेजेंट थी ना इस तरीके से, फिर यहाँ के रिले कर गया, फिर यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक की सेल बॉडी प्रेजेंट है और वो फिर इस तरीके से जाके अपना ऑर्गन के अंदर जाके मतलब सप्लाई दे देता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये वाला जो कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं अपन व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस, और इस वाले कनेक्शन को अपन बोलते हैं ग्रे रेमस कम्युनिकेंस। तो ये ग्रे और व्हाइट क्यों बोलते हैं? देखो, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, मैंने तुम्हें बताया कि वो एक माइलिनेटेड फाइबर है। तो यहां से एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड फाइबर है वो, तो इस तरीके से आएगा, तो यहां से सारे के सारे माइलिनेटेड फाइबर यहां से एंटर करते हैं, तो इसको इसलिए व्हाइट कलर का दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस। फिर वो यहाँ के रिले कर देता है। फिर यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो निकलता है ना, वो अपना नॉन माइलिनेटेड होता है, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड होने की वजह से क्या होता है, वो ग्रे कलर का अपीयर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ग्रे रेमस कम्युनिकेंस। तो मतलब जो अपना ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, ये कनेक्टेड होता है अपना स्पाइनल नर्व से वाया दीज कम्युनिकेंस, मतलब व्हाइट एंड ग्रे रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन अपना कनेक्टेड होता है स्पाइनल नर्व के साथ, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन एक नहीं होता है, पूरा का पूरा मतलब चेन होती है इसकी, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो। अब होता क्या है कि जैसे अब T1 से लेके अपने L2 के लेवल पे तो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है उनको जो भी सिंपैथेटिक सप्लाई देनी है वो तो अपनी इस तरीके से इस गैंग्लियन के अंदर आएगी, सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर, और वो आगे जाके ऑर्गन को सप्लाई कर देगी। बट इसके नीचे भी तो कुछ ऑर्गन्स है एब्डोमेन के अंदर, उनको भी सप्लाई करना है, ठीक है। और ऊपर अपनी आईज वगैरह है, कुछ कुछ ऑर्गन्स भी है, उनको भी सप्लाई करना है अपन को, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक जो है ना, वो अपनी यहीं से हो रही है ओरिजिनेट पूरी बॉडी की, तो वो ऊपर कैसे जाएगी? तो वो ऊपर जाती है वाया दिस चेन। ये जो चेन बन रखी है ना दोनों तरफ, इस चेन के थ्रू वो ऊपर जाते हैं। इस चेन के अंदर ये जितने भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ना, ये सारे के सारे सिंपैथेटिक गैंग्लियंस है, और इनको कनेक्ट कर रहा है आपस में सिंपैथेटिक ट्रंक्स, और इन दोनों को अपन कंप्लीटली मिला के बोल देते हैं सिंपैथेटिक चेन्स, क्योंकि ये चेन की तरह है, ठीक है। और ये चेन जो है दोनों की दोनों आपस में कनेक्टेड होती है नीचे की तरफ एट द गैंग्लियन इम्पार। ये जो गैंग्लियन है इसको बोलते हैं अपन गैंग्लियन इम्पार, और इस गैंग्लियन इम्पार पे आके ये खत्म होती है, दोनों की दोनों मतलब ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि अपनी जैसे स्पाइनल कॉर्ड है वहां से अपना प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है और वो जाके अपना सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर जाके रिले कर देता है। फिर उस सिंपैथेटिक गैंग्लियन से दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलता है और वो जाके अपने ऑर्गन को सप्लाई करता है। बट देखो, ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ना, इसके पास 3 पाथवेज होते हैं, ठीक है। वो 3 पाथवेज के थ्रू अपना कहीं पे भी जा सकता है। देखो, एक तो क्या करता है कि वो सीधा जाता है और वो यहीं पे रिले कर देता है अपने, ठीक है। दूसरा है कि वो इस चेन के अंदर ऊपर जा सकता है विदाउट रिलेइंग इन दिस, और वो यहाँ पे रिले कर देगा, ठीक है। और यहाँ से जो नया फाइबर है वो जाके अपना आईज वगैरह को सप्लाई कर देगा अलग से, ठीक है। या फिर वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि वो यहाँ रिले कर दे, एक हो गया कि वो ऊपर या नीचे चला जाए, और तीसरा होता है इसका कि वो विदाउट रिलेइंग वो बाहर चले जाए, ठीक है। मतलब वो गैंग्लियन के अंदर गया तो, बट वहां रिले नहीं किया उसने, वो सीधा बाहर चला गया और बाहर जाके किसी ऑर्गन के पास कोई नए गैंग्लियन के अंदर वो रिले कर रहा है, ठीक है। और वहां से फिर अपने उस ऑर्गन को सप्लाई जा रही है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती है, अपन थोड़ी देर में देखेंगे। तो मेन तो इसके अंदर यही देखना है कि सिंपैथेटिक सप्लाई के अंदर मेन चीज क्या है। T1 से लेके L2 के अंदर ये सिंपैथेटिक सप्लाई ओरिजिनेट होती है, और वो रिस्पॉन्स मतलब जो उसकी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये सिंपैथेटिक चेन, क्योंकि इसी के थ्रू अपने सारे के सारे ऑर्गन्स को सप्लाई होती है, ठीक है। इस सिंपैथेटिक चेन को थोड़ी देर में वापस देखते हैं अपन। बट मेन सिंपैथेटिक सप्लाई अपनी कहां से ओरिजिनेट होती है अपन को पता चल गया। अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहां से ओरिजिनेट होती है? तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो अपनी ओरिजिनेट होती है एक तो अपनी ब्रेन से और एक अपना सेक्रल रीजन से, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो अपनी क्रेनियल नर्व्स थी ना, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उन 12 में से 4 जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना उनके पेयर, वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होती है। मतलब होता है ऐसा है कि जैसे मान लो ये क्रेनियल नर्व है अपनी, ठीक है। इस क्रेनियल नर्व के अंदर बहुत सारे अपने एक्सॉन्स रन कर रहे हैं, ठीक है, लाखों में एक्सॉन्स रन कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ एक्सॉन्स होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैरी करते हैं, ठीक है। सारे नहीं होते हैं, पूरी की पूरी क्रेनियल नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, उसके कुछ फाइबर्स है जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो इन क्रेनियल नर्व्स के साथ साथ चलते हैं, जहां पे भी ये क्रेनियल नर्व जाएगी वहां पे चलते जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही वो क्रेनियल नर्व अपनी उस ऑर्गन के पास से निकल रही होगी ना, तो वहां से वो निकल जाएंगे और फिर वो उसके पास में एक गैंग्लियन के अंदर जाके रिले कर देंगे, और फिर उस गैंग्लियन से नया नर्व फाइबर जाके अपना ऑर्गन को
सप्लाई कर देगा। समझ में आया? मतलब ये एक तरह से इनका कोई वो नहीं है, जिस तरीके से अपना यहाँ पे था ना कि ये इस तरीके से आते हैं और यहाँ पे आके फिर यहाँ से ऐसे, इस तरीके से कुछ नहीं होता है इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का सिंपल पाथ है, जहां जहां क्रेनियल नर्व जाएगी उसके साथ साथ चलते जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही उनको ऑर्गन के पास पहुंचती है वो क्रेनियल नर्व, वहां से वो अपना एक्सॉन निकल जाता है और उसके जस्ट पास में, जो ऑर्गन के जस्ट पास में जो ये ऑर्गन है अपना, इस ऑर्गन के जस्ट पास में जो गैंग्लियन होता है, उस गैंग्लियन के अंदर जाके रिले कर देती है वो, और फिर इस गैंग्लियन से नया नर्व फाइबर निकल के यहाँ पे आके सप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे भी दो मोटर न्यूरॉन्स चाहिए ना, एक ये अपना प्री गैंग्लियोनिक और ये अपना पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, तो एक तो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10, ये जो चार क्रेनियल नर्व्स है 3, 7, 9 एंड 10, ये चारों के चारों के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। ठीक है, दूसरा अपने सेक्रल रीजन के अंदर S2, S3 एंड S4, ये जो तीन अपने जो यहाँ इस लेवल के ऊपर जो मतलब जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इससे भी अपने पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई निकलती है। ठीक है, और ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इन सिंपैथेटिक चेन के अंदर कहीं पे भी रिले नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे भी जो लेटरल हॉर्न्स होते हैं ना इनके, उनसे ये ओरिजिनेट होती है, बट ये इस तरीके से जाते हैं और जाके जो भी मतलब इनके पास जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उन ऑर्गन्स के पास में गैंग्लिया होते हैं, उस गैंग्लिया के अंदर सीधा जाके रिले कर देते हैं और वहां से एक छोटा सा नर्व फाइबर जाके अपना ऑर्गन को सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि जो अपना सिंपैथेटिक सप्लाई है वो अपना थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स और लंबार स्पाइनल नर्व्स के अंदर चलता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो। ठीक है, तो इसलिए अपन सिंपैथेटिक सप्लाई को थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, एक तो ये क्रेनियम से ओरिजिनेट हो रही है और दूसरा सेक्रम से। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। चलो, तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थोरैको लंबर आउटफ्लो एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम T1 से लेके L2 एंड नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम देयर लेटरल ग्रे हॉर्न। ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, इट्स कॉल्ड क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। ठीक है, और कौन कौन सी जगह है? देखो, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 प्लस S2 से लेके S4 के जो सेगमेंट्स है वहां पे। Here the preganglionic fibers reach ganglion near the organ and release there, and the postganglionic fibers there innervates the organ. ठीक है, अब अगर तुम एक चीज नोटिस करो तो देखो, जितने भी अपने ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ना, उनका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं ना, वो छोटे हैं। देखो तो ठीक है, क्योंकि जस्ट वर्टेब्रा के साइड में ही अपनी ये सिंपैथेटिक चेन चल रही होती है, तो ये इस तरीके से जाके यहाँ रिले कर देते हैं। मगर उस सिंपैथेटिक चेन से जो अपना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है ना, वो जाके ऑर्गन तक जाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सप्लाई के अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो स्मॉल लेंथ के होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग लेंथ के होते हैं। मगर वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग लेंथ के होते हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, क्योंकि ये इनका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है ना, वो एग्जैक्टली इनके ऑर्गन के जस्ट पास में जो गैंग्लियन होते हैं उनके अंदर आके अपना रिले करता है। ठीक है, तो ये एक फर्क है प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर। अब अपन पाथवेज देख लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का। तो पैरासिम्पैथेटिक का तो कोई पाथवे है नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि जो क्रेनियल नर्व है उसके साथ साथ ही ये चलते जाएंगे और जब ऑर्गन आएगा तो उसके पास के जो ऑर्गन के जो पास जो गैंग्लियन होता है उसके अंदर चला जाएगा उसका एक्सॉन और वो खत्म हो जाएगा और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल के ऑर्गन के पास सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो उसके अंदर कोई पाथ है नहीं मेन। ठीक है, बट जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर पाथ्स होते हैं। वो किस तरीके से, सिंपैथेटिक मोटर नर्व्स का जो पाथवे है वो किस तरीके से दिखता है वो अपन देखते हैं। तो देखो, इसी के अंदर देख लेते हैं। ये देखो, तो यहां से देखो, जो लेटरल ग्रे हॉर्न होता है ना, वहां से अपना ओरिजिनेट होता है इस तरीके से। ठीक है, वेंट्रल रूट के थ्रू जाएगा क्योंकि वेंट्रल रूट मोटर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना आ जाता है वाइट रेमस कम्युनिकेंस। तो वाइट रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू ये गैंग्लियन के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और वो रिले कर देता है। फिर यहाँ से अपना जो दूसरा वाला मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो निकलता है और वो अपनी ऑर्गन के पास जाके सप्लाई कर देता है। ठीक है, या ऑर्गन या फिर अपने जो मतलब पेरीफ्री के अंदर, क्योंकि स्पाइनल नर्व के साथ चले जाता है, तो जहां जहां स्पाइनल नर्व जा रही है वहां जाके उसकी जो पेरीफ्री के अंदर जितने भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अपनी वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट कराना, ये सब काम करता है ये। और तीसरा अपना वहां पे जितनी भी अपनी स्किन होती है उसके अंदर जो अपने जो ये स्किन के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, तो हेयर्स के नीचे जो मसल होती है इरेक्टर पाइलाई मसल, जो कि गूज बम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, पिलो इरेक्शन होता है ना, अपना हेयर्स जो होते हैं वो बाल खड़े हो जाते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब एक पाथ तो ये हो गया, बट इसके पास तीन पाथ होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। तो एक तो क्या है कि यहां से ये निकला इस तरीके से और यहाँ पे इस गैंग्लियन के अंदर रिले कर गया। ठीक है, बट ये तो ट्रांसफर सेक्शन है, इस गैंग्लियन के ऊपर और भी गैंग्लियन होते हैं इस तरीके से। तो वो यहाँ आया, अब क्या होता है, एक ऑप्शन उसके पास क्या है, ऊपर चले जाए या फिर नीचे चले जाए। और तो एक ऑप्शन तो गया रिले कर दे, दूसरा ऑप्शन हो गया ऊपर नीचे चले जाए, और तीसरा ऑप्शन होता है वो कुछ ना करके सीधा बाहर निकल जाए। ठीक है,
तो जो बाहर निकल जाती है ना जो नर्व फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो कि सीधा बाहर निकल जाते हैं विदाउट रिलेइंग इन सिंपैथेटिक चेन, उसको बोलते हैं अपन स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, तो स्प्लैंक्निक नर्व्स जो होती है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना थोरैक्स एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जैसे अपनी थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती है, फिर अपनी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती है, वो अपन वहां पे पढ़ेंगे। बट जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अपने सिंपैथेटिक चेन को लीव कर देते हैं विदाउट रिलेइंग इन इट, दे आर कॉल्ड एज स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, तो ये एक हो गया अपना कॉन्सेप्ट। तो यही सेम चीज मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ये अपना लेटरल हॉर्न है उसका, इस लेटरल हॉर्न से अपना प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकला इस तरीके से। ठीक है, और वो इस वाइट रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू एंटर कर गया अंदर। अब इसके पास देखो तीन पाथ है। पहला पाथ क्या है कि वो यहां से पोस्ट गैंग रिले कर दे और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहीं से निकल जाए इसका, और वो जाके अपना स्पाइनल नर्व के साथ बॉडी पे चले जाए। ठीक है, और वो अपना इरेक्टर पाइलाई मसल, स्वेट ग्लैंड्स और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो ऊपर चले जाए इस तरीके से, और या फिर वो नीचे चले जाए। ठीक है, ऊपर जाएगा तो लेट्स से कि यहाँ वाले से फिर वो अपना नया वो पोस्ट गैंग्लियोनिक दे देगा, यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो नीचे जाएगा तो वो यहाँ पे आके खत्म हो जाए, या फिर और नीचे जा सकता है, जितनी इसकी मर्जी है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि वो जिस तरीके से आया वो विदाउट रिलेइंग वो आगे चला गया। ठीक है, और अगर ये बिना रिले किए आगे चला गया तो इसको बोलते हैं स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, और ये जाके जो ऑर्गन होता है ना, उस ऑर्गन के पास में जो गैंग्लियन होता है उसके अंदर जाके रिले कर देता है, और फिर वहां से नया जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो जाके अपने ऑर्गन को सप्लाई कर देता है। तो तीन पाथ है, एक रिले कर दे, दूसरा ऊपर या नीचे चले जाए, तीसरा सीधा निकल जाए। ठीक है ना, तो अब बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि इसको व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं नॉन माइलिनेटेड होता है, इसलिए ग्रे रेमस कम्युनिकेंस अपना ग्रे होता है। ठीक है ना, तो देखो एक चीज तो ये हो गई अपनी। अब दूसरी चीज ये तो मैंने तुम्हें मोटर सप्लाई बताई ना कि अपनी मोटर सप्लाई इस तरीके से यहां से निकलती है। ठीक है, और अपनी ऑर्गन तक जाती है, और ये अपनी मतलब इसके अंदर दो अपने नर्व फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। मगर जो इसके जो विसरा के जो सेंसरी इनर्वेशन होती है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में नहीं आती है। ठीक है, सेंसरी अलग है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपन जो सेंसरी है ना, ये वाली जनरल विसरल अफरेंट्स, वो अपना अलग है। ठीक है, अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरल विसरल इफरेंट को बोलते हैं, मतलब मोटर सप्लाई को बोलते हैं अपन, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो अब ये तो अपन ने देखा ही नहीं, जनरल विसरल अफेरेंट, इसके बारे में तो देखा ही नहीं। तो इसका जो पाथ होता है ना वो एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम और उल्टा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कोई भी अपनी विसरल, यहां से मतलब अपनी सेंसेशन जानी है तो किस तरीके से जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी। देखो इसके जस्ट अपोजिट में जाएगी। ठीक है, बस यहां पे आके वो यहां ना जाके अपनी इस तरीके से जाएगी, क्योंकि सेंसेशन सारी पीछे से जाती है, तो इस तरीके से। अब एक खास डिफरेंस है यहाँ पे कि ये है ना इस तरीके से आगे आके यहाँ पे रिले कर रहा था, या फिर यहाँ पे आके रिले कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी सेंसरी के अंदर नहीं होता है। सेंसरी के अंदर वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू होता है और वो कहीं पे भी रिले नहीं करता, वो सीधा का सीधा जाता है इस तरीके से, और वो यहाँ पे अपनी वो सेल बॉडी दे देता है और वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जनरल सेंसरी अफरेंट जो है इसका पाथवे के अंदर सेम पाथवे रहता है एज ऑफ द सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक, बस फर्क ये है कि वो कोई भी गैंग्लियन में रिले नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पूरा का पूरा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब मैं ओवरऑल तुम्हें कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, उसमें अपन कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन इमेजेस देखते हैं वो वाली। तो देखो सबसे पहले ये वाली इमेज है, इसके अंदर अगर तुम देखो तो तुम्हें पूरा का पूरा सिंपैथेटिक सप्लाई दिख जाएगी। तो इसके अंदर देखो T1 से लेके L2 तक यहाँ पर होती है अपनी पूरी की पूरी सिंपैथेटिक सप्लाई, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ आके इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर रिले कर देते हैं, और फिर यहाँ से अपना ये इस तरीके से अपने सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के अपने ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, और ये सारे के सारे यहाँ हर जगह से अपने ब्लड वेसल्स, इरेक्टर पिलाए, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह के लिए सप्लाई जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं यहीं से जाती है, हर जगह से जाती है वो। ठीक है, फिर ये देखो ये आईज के लिए भी जा रही है। अब देखो यहाँ से तो कोई भी अपने निकल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। जो T1 है अपना मान लो यही ऊपर चले जाता है और यहाँ पे सप्लाई दे देता है, और यही फाइबर्स अपने नीचे की तरफ भी जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ फाइबर्स हो जो तो ऊपर भी नहीं जाते हैं, ना नीचे, ना यहाँ रिले करते हैं, वो डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और वो फिर मिलके अपनी क्या बना देते हैं, स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, ये स्प्लैंक्निक नर्व्स अपन थोरैक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्प्लैंक्निक नर्व्स जाती है अपनी, और ये ऑर्गन के पास में जो इनका जो गैंग्लियन होता है उसके अंदर जाके रिले कर देती है, और फिर इन गैंग्लियन से अपनी नई नर्व फाइबर्स निकलती है जो जाके अपने ऑर्गन्स को सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो ये अपना सिंपैथेटिक सप्लाई हो गया। फिर अपना जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो मैंने तुम्हें बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होता है वो अपना क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 यहाँ से निकलता है। इस तरीके से अपना ये जो
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो निकलते हैं और ये ऑर्गन जैसे आई के पास जाएंगे सिलियरी गैंग्लियन में, और सिलियरी गैंग्लियन से अपना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाके आई को सप्लाई कर देगा। ठीक है, वैसे अपना टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है, यहाँ तक जाएगा अपना क्रेनियल नर्व 7 का ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और वहाँ से अपने चले जाता है आगे फेस के अंदर सप्लाई करने के लिए। फिर वैसे ही अपना एक सबमैंडिबुलर गैंग्लियन होता है, ओटिक गैंग्लियन होता है। ये ओटिक गैंग्लियन जो है अपन न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हेड एंड नेक न्यूरो एनाटॉमी में आता है ये, तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो अपनी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है ना वो जाती है। इवन जो अपनी वेगस नर्व होती है ना वो अपने हेड एंड नेक को लीव करती है और वो अपना पूरा का पूरा नीचे जाती है। ठीक है, इवन हार्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियाज सबको सप्लाई करती है। तो ये ना वेगस नर्व है ना वो काफी ज्यादा सप्लाई करती है पैरासिम्पैथेटिक नीचे जाके। और फिर अपना S2 और S4 है, यहाँ से भी निकलती है अपनी जो भी, तो वो अपनी नीचे जाके अपने जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह पे जाके सप्लाई कर देती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ठीक है, फिर ये वाला इमेज देखो अगर तुम, तो इस वाली इमेज के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा जो अपना मैंने तुम्हें जो सिंपैथेटिक चेन वगैरह दिखाई थी वो यहाँ पे दिख रही है तुम्हें ना, ऐसे दिखती है। जैसे ये अपना ये जितने भी जो तुम्हें ये डॉट 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 दिखते हैं ना, ये सारे के सारे अपने सिंपैथेटिक चेन्स है इस तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ तक आके ये गैंग्लियन एम्पायर पे आके खत्म होते हैं। तो ये सारा का सारा तुम्हारा सिंपैथेटिक चेन है। और फिर इस सिंपैथेटिक चेन से अपने जितनी भी ये नर्व्स निकल रही है ना, ये अपनी स्प्लैंक्निक नर्व्स है। ठीक है, और ये स्प्लैंक्निक नर्व्स वगैरह जो है ये अपनी जाके गैंग्लियन के अंदर आगे बाहर वाले गैंग्लियन के अंदर जाके रिले करती है। इवन ये यहाँ से जो अपने नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो अपनी यहाँ पे जो प्लेक्सिस बनते हैं, विसरल प्लेक्सिस, उनके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर ये वाला देखो अगर तुम, तो देखो अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी स्पाइनल नर्व्स होती है ना, उनका जो वेंट्रल रेमाई जो होता है, ठीक है, वो जो रेमाई होते हैं वो आगे जाके ना अपने प्लेक्सिस बनाते हैं। ठीक है ना, ताकि वो अपनी मसल्स वगैरह को सप्लाई कर सके। तो अपर लिम्ब के अंदर पढ़ेंगे अपन ब्रेकियल प्लेक्सिस, लोअर लिम्ब के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अपन लंबार प्लेक्सिस और सेक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, तो अपन वहां पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं ना, ये जाके अपनी जितनी भी मसल्स होती है ना लोअर लिम्ब की, अपर लिम्ब की, उनको जाके सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है सोमेटिक प्लेक्सिस, मतलब ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। फिर एक विसरल प्लेक्सिस भी होता है। विसरल प्लेक्सिस होता है जो अपने वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, बट ये अपने सप्लाई दे रहे हैं अपनी कहाँ पे जाके, अपने मतलब ऑर्गन्स वगैरह के अंदर। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई निकलती है इस तरीके से, और ये जाके फिर अपने ऑर्गन के पास जाके यहाँ पे अपना प्लेक्सिस बना देते हैं, और वो प्लेक्सिस फिर जाके इंडिविजुअली सप्लाई करता है। ठीक है, चलो, तो एक प्री वर्टेब्रल प्लेक्सिस होता है, ये जाके अपना वर्टेब्रा के सामने या ऑर्टा के सामने जाके, प्री ऑर्टिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं इसको, तो ये वहां पे जाके अपने ये ऐसे ऐसे गुच्छे बना लेते हैं नर्व्स के कनेक्शंस के थ्रू, और फिर ये अपना इंडिविजुअली जाके बहुत जगहों पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा बहुत और ओवरव्यू ले लिया, मतलब इन इमेजेस के थ्रू भी, और इनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से तुम इसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो मेन तो यहाँ पे यही है कि तुम्हें अच्छे से समझना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैसे होती है ऑर्गन्स के पास। ठीक है, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो नर्वस सिस्टम के अंदर मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जनरल एनाटॉमी के अंदर एक और वीडियो आएगा जो काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो है अपना कैडेवर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, और कैडेवर एज अवर फर्स्ट टीचर, ये काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये वाले पे भी मैं एक शॉर्ट नोट टाइप वीडियो ले आऊंगा, और वो अपना फाइनल वीडियो होगा फिलहाल का जनरल एनाटॉमी का। तो मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।